हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास पे जहाँ पर ब्रेक किया था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो लास्ट वीडियो में देखा ही आपने होगा कि हमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़े हैं इसी फंडामेंटल के। एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पावर फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किए। अब आते हैं मेन सिलेबस के मेन पार्ट पर, जहाँ पर हमको अलग अलग एलिमेंट होंगे। अलग अलग एलिमेंट कहने का मतलब इससे पहले आप रजिस्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो रजिस्टर पढ़ चुके हैं, तो अब इस रजिस्टर में अपने को एसी सोर्स दे रहे होंगे। तो अगर हम एसी सोर्स इस रजिस्टर में दे रहे होंगे तो कैसे ये बिहेव कर रहा होगा, ये चीज़ें हमको देखनी है। रजिस्टर के बाद फिर दूसरा एलिमेंट होता है जिसको बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इंडक्टर कॉइल जैसा होता है इंडक्टर, ठीक है। फिर थर्ड एक एलिमेंट होता है जिसको बोलते हैं कैपेसिटर। एक एलिमेंट होता है कैपेसिटर। तो हम कैपेसिटर में बिहेवियर देख रहे होंगे कि कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है। एक एक करके देखते हैं कि इनमें हम जब हम एसी सोर्स देंगे तो क्या क्या हो रहा होगा, ठीक है। और साथ साथ में इंडक्टर और कैपेसिटर क्या होता है ये भी आपको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, एसी सोर्स अक्रॉस रजिस्टर। अगर रजिस्टर में मैं एसी सोर्स देता हूं तो क्या हो रहा होगा। तो ये देखो, ये हुआ रजिस्टर आपका, ये रजिस्टर है, ठीक है, ये रजिस्टर है आपका। इस रजिस्टर में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक सप्लाई दे दिया, एसी सोर्स सप्लाई दे दिया, एक वोल्टेज सप्लाई दे दिया। एसी सोर्स है, एसी सोर्स ऐसा बनाते हैं। अगर डीसी सोर्स होता तो हम जनरली अभी तक हमने देखा होगा प्लस माइनस से शो करते थे। क्योंकि एसी है तो हम एसी को ऐसे शो कर रहे होते हैं, इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। तो इसको एसी एज ए सोर्स शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, ये रजिस्टर है, इसको आर से हमने दे दिया, ठीक है। और ये एसी सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स दिया हमने, तो वोल्टेज दिया क्योंकि एसी सोर्स से टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा। वी ऑफ टी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हम साइन वी एम साइन ओमेगा टी। ये हमने डिस्कस कर लिया है कि कैसे हम किसी सिग्नल को वी एम साइन ओमेगा टी लिख रहे होते हैं, ठीक है। अगर ये वोल्टेज है तो यहाँ से आपको ध्यान होगा, यहाँ से क्या फ्लो हो जाएगा, यहाँ से एक करंट फ्लो हो जाएगा, आई ऑफ टी, ठीक है। आई ऑफ टी एक करंट फ्लो हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होगा। और आपने देखा है, हमने बेसिक में पढ़ा था, जब हम डीसी सर्किट पढ़ रहे थे तो हमने बेसिक पढ़ा था कि करंट क्या होता है यार। करंट हमेशा क्या होता है, करंट ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर। करंट होता है, ओम्स लॉ से पढ़ा था ना, ओम्स लॉ से हमने डिस्कस किया था। कहाँ से लिख रहे हैं हम लोग, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ पढ़ा था ना हमने, ओम्स लॉ देखा था, वी इक्वल्स टू आई आर हमने पढ़ा था। और यहीं से अगर हम करंट की बात करें तो करंट क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू वी बाई आर। तो इसी आई इक्वल्स टू वी बाई आर को मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यार एसी चीज़ें हैं इसलिए आई ऑफ टी हो जाएगा, ये वी ऑफ टी होगा, एसी है और ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस होता है, तो वी ये लिख दिया। फिर वी ऑफ टी को वैल्यू रख देते हैं हम लोग। वी ऑफ टी की वैल्यू हो जाएगी वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई क्या, आर। क्लियर है, ठीक। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि आई ऑफ टी क्या होगा, तो ये देखो आई ऑफ टी क्या हो रहा है, ये आई ऑफ टी का आई ऑफ टी। अब देखना, ये साइन ओमेगा टी, ये तो एंगल हो रहा है, तो ये कांस्टेंट है और आर कांस्टेंट है ये। तो वी एम बाई आर को मैं एक कांस्टेंट से शो कर रहा हूँ, आई एम साइन ओमेगा टी। जहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पर वेयर आई एम क्या है मेरा, आई एम में क्या शो कर रहा हूँ, वी एम बाई आर से शो कर रहा हूँ। यहाँ तक ध्यान रखना। तो आई टी की वैल्यू आ गई आई एम साइन ओमेगा टी। अब ध्यान से कंक्लूजन पे आ रहे हैं। हमने क्या दिया था, वोल्टेज दिया था वी एम ऑफ, वोल्टेज दिया था वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट निकल के आया है आई ऑफ टी इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब ध्यान देना, इसको ग्राफ के थ्रू मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि क्या हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। देखो हमने इनपुट वोल्टेज क्या दिया, देखो इनपुट वोल्टेज हमने दिया ये इनपुट वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी था, साइन सिग्नल जैसा बनेगा, ये साइन सिग्नल जैसा बन गया क्योंकि इसकी वैल्यू वी एम मैक्सिमम थी। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया वी एम, और आपने देखा था कि ये उसकी मिनिमम वैल्यू ये हो गया माइनस ऑफ वी एम। क्लियर है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो वोल्टेज का जो बिहेवियर है, जब रजिस्टर्स में हमने वोल्टेज का बिहेवियर दिया वो साइन ओमेगा टी था, है ना। और जो करंट का जो बिहेवियर आ रहा है वो भी कैसा आ रहा है, करंट का जो बिहेवियर निकल के आ रहा है वो भी साइन ओमेगा टी ही है। मतलब वोल्टेज का बिहेवियर भी साइनोसोडल है और करंट का भी बिहेवियर साइनोसोडल, मतलब ये भी साइन सिग्नल है और करंट भी हमने जब सॉल्व किया तो करंट भी साइन सिग्नल निकल कर ही आ रहा है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। अब एक चीज़ है कि आपको पता है कि आई एम जो है, ये भी जो आई एम है ये भी साइन है, तो ये आई एम भी ऐसा ही बन जाएगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आई एम और इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ आई एम। ये हुआ मेरा करंट का ग्राफ,
और ये हुआ मेरा वोल्टेज का ग्राफ। ठीक है, ये इनपुट पर हमने दिया था वोल्टेज, और जो करंट निकल कर आया आउटपुट पर, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट आ रहा है वो ये आ रहा है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अच्छा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आपके सिलेबस में बार बार दिया हुआ है, वो ये कि हमको हर किसी एलिमेंट के लिए फेजर डायग्राम डिस्कस करना है। फेजर डायग्राम डिस्कस करना है। फेजर का मतलब होता है फेस से, और फेस का मतलब होता है एंगल से। और जब भी हम फेज़र की बात कर रहे होंगे, मतलब फेस एंगल की बात कर रहे होंगे, और फेज़र में हम जब कभी भी बात करते हैं तो वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप हम नोट करते हैं। हम ध्यान क्या नोट करते हैं, जब भी हम फेज़र डायग्राम की बात करेंगे तो ध्यान रखना हम वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, हम हमेशा इसमें फेज़र डायग्राम की बात करेंगे। सारा डिस्कशन ये तो बहुत ईजी है, ये भी ईजी सा हो गया, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाएंगी। फेज़र डायग्राम का मतलब होता है फेस एंगल से, और जब भी कभी हम फेज़र डायग्राम बताना हो रहा होगा, हम हमेशा वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप बताएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका रिलेशनशिप बताएंगे, वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप बताएंगे हमेशा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोग वोल्टेज और करंट के इक्वेशन को, या वोल्टेज और करंट के इक्वेशन को एक ही ग्राफ में शो कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये ध्यान देना आप क्या लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप को एक ही ग्राफ में शो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक। तो हम लोग वोल्टेज और करंट की, तो वोल्टेज का इक्वेशन आया था V ऑफ टी, वोल्टेज का इक्वेशन आया था अपना V ऑफ टी इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी निकल के आया था। और जब हमने इस AC सोर्स दे दिया, AC सोर्स दिया ये V ऑफ टी वाला R पे, तो करंट मेरा निकल के आ रहा था I ऑफ टी इज इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा टी, जहाँ पर Im मेरा क्या था, Im था Vm बाई R। ठीक, अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान रखना, अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो समझना ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, ये मेरा इनपुट का ग्राफ है जो मैं वोल्टेज के लिए ड्रॉ किया था। ठीक, ये और ये ऐसा कुछ ग्राफ था, जहाँ पर ये वोल्टेज का ग्राफ था Vm, और ये हमने लिया था माइनस ऑफ Vm। ठीक, अब इसी में हम ड्रॉ कर रहे हैं क्या, करंट के ग्राफ को। अब ध्यान देना, करंट का ग्राफ भी आपने देखा होगा कि करंट भी साइन ओमेगा टी है और वोल्टेज भी साइन ओमेगा टी है, मतलब करंट भी ऐसा ही कुछ बनेगा, है ना, करंट भी ऐसा ही कुछ बनेगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर करंट बनेगा तो ध्यान रखना कि यहाँ पर मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ, ये वोल्टेज आपका बना था, मेरा ये कहना है कि करंट भी ऐसा ही बनेगा। लेकिन मेरे को ये डाउट है कि सर करंट जब बनेगा तो या तो करंट यहाँ से इसके नीचे से जाएगा या तो उसके ऊपर से जाएगा। रीज़न क्या है वो मैं अभी थोड़ी देर के बाद बता देता हूँ। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ड्रॉ करता हूँ सीधा, फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि ऊपर से क्यों गया, नीचे से क्यों नहीं गया, या नीचे से गया ऊपर से क्यों नहीं गया। क्लियर है? ठीक, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ड्रॉ कर रहे हैं। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, साइन ओमेगा टी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको जैसे ही ये साइन ओमेगा टी बना है वैसे ही इसको ही बना रहा हूँ मैं। ये देखो, ये रेड कलर से बन रहा है। ठीक है, मैं क्यों नीचे से बना रहा हूँ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। ये तो देखो, ये वाला ग्रीन वाला आपका क्या है, और ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, ये मैक्सिमम वैल्यू नीचे यहाँ पर आएगी Im, और यहाँ से इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये वाली जो होगी वो होगी आपकी माइनस ऑफ Im। ठीक है, माइनस ऑफ Im। ठीक, माइनस ऑफ Im। अब ध्यान रखना क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक, अब समझना ध्यान से, मैंने नीचे से क्यों लिया, मैंने ऊपर से क्यों नहीं लिया। मैंने इसलिए नीचे से नहीं लिया क्योंकि Im की वैल्यू जो है वो Vm है, और Vm डिवाइड बाई R है। मतलब अगर Vm की वैल्यू होती, सपोज 10 मान लेता हूँ, तो 10 में किसी चीज़ को डिवाइड करोगे, सपोज अगर ये इसकी वैल्यू 2 है तो 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 5। मतलब कहने का मतलब है, क्योंकि करंट जो है Vm के डिवाइड होने से आ रहा है, रेजिस्टेंस डिवाइड करेंगे, और अगर कोई चीज़ डिवाइड कर रहे हो तो वो वैल्यू जो होगी हमेशा ऊपर वाली वैल्यू से कम आएगी, और अगर ऊपर वाली वैल्यू से कम आएगी का मतलब ग्राफ नीचे से जाएगा।
अगर वो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होती तो वो ग्राफ ऊपर से चला गया होता। और ऐसा ही ग्राफ क्यों बनाया, क्योंकि ये भी साइन ओमेगा टी जैसा बिहेवियर है और ये भी साइन ओमेगा टी जैसा बिहेवियर है, तो बिहेवियर तो सेम होगा, वैसे ही फॉलो करेगा, बट ऊपर से जा रहा है या नीचे से जा रहा है हमने कैसे डिसाइड किया, वो डिसाइड किया आई की वैल्यू पर। तो आई की वैल्यू Vm/R है, मतलब जो भी Vm होगा उससे कम ही होगा, क्योंकि वैल्यू डिवाइड हो रही है। डिवाइड होने की वजह से ग्राफ जो है वो उसको Vm के ऊपर से नहीं गया, वो उसके नीचे से गया। ऊपर से जाने का मतलब ये क्या बता रहे हैं कि भाई Vm ज्यादा है, Im कम है इस ग्राफ में, इसलिए ग्राफ ऐसा बना। क्लियर है? ये हुआ, ये ग्रीन वाला जो आपका है, ये दिस ग्रीन वाला जो है ये हो गया वोल्टेज का ग्राफ, और ये रेड वाला जो हो गया वो हो गया करंट का ग्राफ। क्लियर है? हुआ वोल्टेज का ग्राफ और एक करंट का ग्राफ। अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो एक, हाँ मेरे ख्याल से हो गया होगा। और अभी भी एक और चीज है फेजर डायग्राम के केसेस में, कि अगर आप देखेंगे तो एक लिखा रहता है फेजर डायग्राम में, फेजर डायग्राम में एक लाइन लिखा रहता है, ये लिख रहा हूं मैं फेजर डायग्राम में, कि भाई कैसा है वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप। तो अगर आप ध्यान देंगे तो वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप जो है ना, फेजर डायग्राम क्या बताता है कि पोजीशन ऑफ करंट बताता है, पोजीशन ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज हम बताते हैं। हमेशा किसका पोजीशन बताएंगे, करंट का। किसके रेस्पेक्ट में बताएंगे, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में पोजीशन बता रहे होंगे हम लोग। हम हमेशा पोजीशन ऑफ करंट बता रहे होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ वोल्टेज। तो अगर आप ध्यान देंगे तो जैसा वोल्टेज का पोजीशन था वैसा ही करंट का पोजीशन था। कहने का मतलब जिस पाथ में वोल्टेज था उसे ही सेम उसी पाथ में करंट भी है, बस करंट की वैल्यू कम है। किसके कंपेयर में, वोल्टेज के कंपेयर में। मतलब वोल्टेज वैल्यू ज्यादा है, करंट की वैल्यू कम है। मतलब क्या है कि अगर इसको मैं बोलूं तो पोजीशन ऑफ इन फेस है, मतलब उसी की लाइन में है, मतलब वोल्टेज की लाइन में है करंट ना। तो अगर हम रजिस्टर के केस में कहें तो करंट इज इन फेस विथ वोल्टेज, करंट इज इन फेस विथ वोल्टेज। वो करंट जो है वोल्टेज के साथ इन फेस है, उसी लाइन में है, उसी पाथ को फॉलो कर रहा है, बस वैल्यू कम है। तो करंट इज इन फेस विथ वोल्टेज। किस केस में, इन केस ऑफ रजिस्टर। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा इन फेस ही होगा। ये केस कब होगा, जब रजिस्टर लगा होगा तो करंट हमेशा इन फेस होगा, किसके साथ, वोल्टेज के साथ। तो एक पावर फैक्टर है ना, पावर फैक्टर cos फाई हम लिख रहे होते हैं। अगर आप देखोगे दोनों के बीच अगर मैं पूछूं आपसे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, अगर आप, ये वोल्टेज है और ये करंट है ना, ये वोल्टेज है और ये करंट है, ये सपोज ये वोल्टेज और ये करंट, अगर आप देखें दोनों के बीच कितने मिनट का कोण बन रहा है। अगर वोल्टेज ऐसा होता और करंट ऐसा होता तो बोलते सर 90 डिग्री है। अगर ऐसा होता तो आप बोल रहे होते सर 75 डिग्री है। अगर ऐसा होता तो बोलते सर 45 डिग्री है। लेकिन ये करंट और वोल्टेज एक दूसरे के ऊपर आ गया है, मतलब कितने डिग्री है, 0 डिग्री है। तो पावर फैक्टर हम एक डिस्कस कर रहे थे फेजर डायग्राम के लिए, पावर फैक्टर हम एक चीज डिस्कस करते हैं। इस पावर फैक्टर को हम लोग cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका आंसर थोड़ी देर के बाद दूंगा, ठीक है, एक साथ दूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पावर अभी के फिलहाल ये समझो कि पावर फैक्टर को cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि cos फाई है ना, cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और cos फाई की वैल्यू जो है, जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, cos फाई यहाँ पर हो रहा है, फाई एंगल 0 डिग्री बन रहा है ना, फाई एंगल कितना डिग्री। तो पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर है cos फाई, और फाई की वैल्यू कितना, एक दूसरे से कितना एंगल बना रहा है, करंट और फाई। फाई किसके बीच का एंगल है, करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल है ना फाई। तो फाई अगर आप देखोगे तो फाई कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो हो गया cos 0, cos 0 होता कितना है, 1। तो पावर फैक्टर कितना हो गया, 1। तो मतलब इसी को बोल रहे होते हैं कि रजिस्टर के केस में जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर जो होता है यूनिटी पावर फैक्टर होता है। अब कंक्लूजन ध्यान रखना, मैं क्या क्या बता रहा हूँ, कंक्लूजन क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हम एसी सोर्स दे रहे हैं रजिस्टर के पास में, तो पहला कंक्लूजन ये था कि करंट, आपने देखा हो करंट जो है और वोल्टेज, नॉर्मल लाइन में बोलूँ, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक ही लाइन में है, मतलब इन फेज हैं। और अगर इन फेज है, आप देख रहे हैं एक ही लाइन में अगर हैं, तो वो उस केस में cos
फाई, मतलब फाई का वैल्यू हो जाएगा कॉस जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू हो जाएगी कितनी 1। तो इस केस में पावर फैक्टर क्या आएगा, पावर फैक्टर हो जाएगा यूनिटी, क्योंकि कॉस फाई को पावर फैक्टर से डिस्कस करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन इतना सब पढ़ने के बाद वो ये है कि अगर रजिस्टर में अगर ऐसे सोर्स देंगे तो करंट और वोल्टेज एक दूसरे के साथ इन फेज होते हैं, इन फेज अगर हो रहा है तो फाई का एंगल बनेगा 0, तो 1 आ गया, तो कॉस जीरो क्योंकि 1 होता है, पावर फैक्टर यूनिटी, मतलब रजिस्टर केस में पावर फैक्टर कितना होता है यूनिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है आपका, किसके लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है इन केस ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो होप करता हूँ कि चीज़ समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, एक बार फिर से पॉज करके देखना, मेरे को जब तक बताओगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए, एसी सोर्स अक्रॉस इंडक्टर के लिए।